नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे आपके गणित का अंतिम टॉपिक यानी सड़क सुरक्षा के बारे में, जो आपके एग्जाम के अंदर 4 नंबर का आने वाला है। बहुत ध्यान से सीखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये 4 नंबर आपको बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं। तो अपन पूरी जो आपकी सड़क सुरक्षा है वो एक वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो आप पूरा देखना है ताकि आप 4 नंबर जो है वो आसानी से ला सको। तो देखो, इस सड़क सुरक्षा के अंदर आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं उसके बारे में देखते हैं। तो आपकी जो नई बुक के अनुसार आपके 4 टॉपिक हैं सड़क सुरक्षा के अंदर, जिसके अंदर है समांतर श्रेणी, यानी समांतर श्रेणी जो अपने 5वीं प्रश्नावली पढ़ी थी उस पर आधारित कुछ सवाल होते हैं। आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का संकलन मतलब ग्राफ से रिलेटेड कुछ सवाल आपसे दिए जाएंगे, यानी ग्राफ आपका बना होगा उससे आपको कोई मतलब आंकड़े पूछेगा, आपको वो करना होगा। तीसरा देखो, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, ये अपने 8वीं प्रश्नावली पढ़ी थी, ऊंचाई और दूरी, वहां पर थोड़ा सा काम आएगा। और 2 चर राशियों पर आधारित समस्याएं। वैसे तो ये अब आपकी जो नई जो बुक है वो 9th क्लास में आपके लगती थी, ठीक है, लेकिन आपको जैसे ही अगला बार सिलेबस चेंज होगा एनसीईआरटी में फिर से ये प्रश्नावली आ जाएगी। यानी आपको क्या करना है, जैसे आपके 4थी प्रश्नावली में सवाल दे रखे हैं, एक 2 चरों वाली रैखिक समीकरण, जैसे 3x + 2y = 5, तो इसको आपको समीकरण खुद बनाना पड़ेगा। बस यही आपकी क्या है, इसके अंदर सवाल है। तो देखो अपन क्या है, इसको जो ये है आपकी प्रश्नावली 5वीं पर आधारित कुछ सवाल इसमें पूछेंगे। ये आपके किस पे है, ग्राफ से रिलेटेड, यानी ग्राफ बना होगा उससे आपको आंकड़े बताने होंगे। ये आपकी जो प्रश्नावली है बुक के अनुसार 8वीं प्रश्नावली, और ये जो है ये आपके कक्षा 9th से रिलेटेड कह सकते हैं कुछ टॉपिक है, ठीक है। यानी 9th में अपन ये पढ़ चुके हैं, पिछले साल अपन जो पढ़े थे 9th के अंदर, ठीक है, आपने उसी में से ही इसकी समीकरण आपको बनानी आएगी। अब देखो यहां पर अपने को कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इसके अंदर काम में आएंगे, वो देख लेते हैं कौन कौन से गणित के। जो तो देखो, समांतर श्रेणी में अपने an = a + n - 1 × d, ये एक सूत्र अपने को काम में लेना है समांतर श्रेणी का। ग्राफ वाले में कोई खास सूत्र नहीं है। इसके बाद त्रिकोणमिति अनुपात, जिसमें अपने एक सूत्र पढ़ते हैं, ट्रिक से लाल बट्टे का, ये जो ट्रिक है ये अपने इसके अंदर पढ़ते हैं। ये किसकी है, साइन थीटा की, ये कॉस थीटा और ये टेन थीटा, ये अपन इसके अंदर पढ़ते हैं। और इसके अंदर अपने को समीकरण बनानी सीखनी है। तो इसमें कोई जैसे आपकी ये समीकरण होती है ना, जैसे 3x + 2y = 7, तो ये समीकरण बनाने के लिए आपको एक राशि लिख रखी होगी, यानी उससे आपको समीकरण बनानी है। यहां पर एक और सूत्र आपके काम में आएगा जो है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में अपन क्या पढ़ते हैं, कर्ण स्क्वायर = लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। इसके साथ में अपन यहां पर एक सूत्र ये भी पढ़ेंगे कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। साथ में अपने को एक और सूत्र पढ़ना है, वो आपने विज्ञान के अंदर 9th क्लास में पढ़ा था, वो है गति की प्रथम समीकरण। गति की प्रथम समीकरण क्या होती है, v = u + at, ये गति की प्रथम समीकरण है। v का मतलब होता है अंतिम वेग, u का मतलब प्रारंभिक वेग, a का मतलब होता है त्वरण और t का मतलब होता है समय। तो ये आपको चीजें इसके अंदर ध्यान में रखनी है। चारों टॉपिक आपको बहुत ही आसानी से सीखेंगे। एक एक तरह का सवाल अपन सारे कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पे आप एग्जाम में आने वाले कोई भी सवाल है उसको आसानी से कर पाएंगे। आपको वीडियो ध्यान से देखना है और पूरा देखना है। तो अब इसके अपन देखते हैं एक एक टॉपिक के सवाल किस तरह से आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं समांतर श्रेणी पर आधारित सवाल। इसके बाद अपन शुरू करते हैं इसका पहला सवाल समांतर श्रेणी का। देखो समांतर श्रेणी में किस तरह से सवाल आते हैं। अब देखो समांतर श्रेणी में यहां जो ये सवाल दिया हुआ है, ये पदों का योगफल ज्ञात करने का। तो यहां पर अपन Sn का सूत्र लगाएंगे। Sn बराबर होता है n/2 a + n। हालांकि आपके वैसे तो पदों का योगफल यानी 5.3 प्रश्नावली में से सवाल जो है 5.3 आपके हटा दी, लेकिन हो सकता है समांतर, इसमें सड़क सुरक्षा में नहीं कहा है, तो सड़क सुरक्षा में ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। तो आपको ये एक सूत्र और ध्यान में रखना है। देखो अब सवाल को समझते हैं। आपको दिया ए व बी के मध्य की दूरी 150 किलोमीटर है, ठीक है, तथा इसके मध्य 10 यातायात सिग्नल है। यानी आपको ये कहा हुआ है, ये यहां पर बिंदु ए है,
यहाँ पर बिंदु बी है, ये ए और ये बी, इसके बीच की दूरी है 150 किलोमीटर और इसके बीच में 10 सिग्नल है इस तरह से। ठीक है, ये पहला सिग्नल, दूसरा सिग्नल, इस तरह से करते करते यहाँ कितने सिग्नल है? 10 सिग्नल है। अब इसके बाद कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से सभी सिग्नलों को पार करते हुए बिंदु बी पर 2 घंटे 30 मिनट में पहुंचता है। अब ये जो गाड़ी यहां से बिंदु ए से रवाना हुई है वो सभी सिग्नलों को पार करते हुए 2 घंटे और 30 मिनट में इस पर पहुंच जाती है, यहाँ बी पर पहुंचती है 2 घंटे 30 मिनट में, जब सभी सिग्नलों को सामान्य रूप से पार करते हुए। अब आगे कह रहा है लेकिन एक अन्य दिन क्या हुआ? भारी यातायात के कारण नियमानुसार रुकना पड़ता है। उसको किस तरह से रुकना पड़ता है? उस गाड़ी को 1 मिनट, पहले सिग्नल पर 1 मिनट, दूसरे सिग्नल पर 2 मिनट, तीसरे पर 3, चौथे पर 4, इस तरह से 10वें सिग्नल पर 10 मिनट रुकती है। उसी कार द्वारा लिए गए कुल समय की गणना कीजिए यदि वह सभी यातायात सिग्नलों का नियमानुसार पालन करे। मतलब यातायात सिग्नलों का क्या करे कि अनुपालना करे, मतलब नियमानुसार उनका पालन करे। तो देखो यहां पर क्या है, अपन ये इस तरह से लिख सकते हैं, पहले सिग्नल पर 1 मिनट, दूसरे पर 2, तीसरे पर 3, इस तरह से 10वें सिग्नल पर 10 मिनट रुकती है। तो ये क्या बन गई? एक समांतर श्रेणी बन गई। क्या बन गई? समांतर श्रेणी। तो यहां पर पहला पद क्या है? 1, दूसरा पद डी बराबर यानी सार्वंतर क्या हो जाएगा? दूसरे पद में से 2 में से 1 घटाया तो क्या हो जाएगा? 1, और अंतिम पद जिसको अपन an कह दो या l कह दो, ये कितना है? 10। अब आपको क्या करना है? यही सूत्र लगाना है Sn का। तो Sn बराबर होता है n/2 a प्लस l। यहां पर n बराबर देखो निकालेंगे तो n बराबर कितने पद है? यहाँ पर टोटल 10 सिग्नल है तो 10 पद। यहां पर अपन मान रख देते हैं तो इसका मान आ जाएगा, देखो 10/2, a का मान कितना है? 1 प्लस इसका मान 10, यहां आ जाएगा 10, इससे काट सकते हैं पूरा 5, तो ये 5 और गुणा 10 और 1 कितने हो गया? 11, 11 पंजे कितना हो गया? 55। यानी 2 घंटे 30 मिनट पहले लग रहे थे, अब उसको कुल कितना समय लगेगा? कुल समय पहले था 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट, इसमें अपन 55 मिनट और जोड़ देते हैं। ये जो मान है ये मिनट के अंदर है, ध्यान रखना, ये किसमें है? मिनट के अंदर, क्योंकि ये सारी जो मान रखे अपने मिनट के अंदर रखे हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो 2 घंटे, देखो 2 घंटे ये है और 55 मिनट और है, 2 घंटे 30 मिनट और 55 मिनट कितने हो जाएंगे? 3 घंटे और 25 मिनट। यानी कुल जो समय लगेगा वो 3 घंटे 25 मिनट लगेगा। पहले जितना समय लग रहा था उससे 55 मिनट और अधिक लगेंगे। देखो सवाल देखो इतना बड़ा दिया हुआ, इसका कोई मतलब नहीं है। पहली लाइन आपको ध्यान से पढ़नी है कि सिग्नल कितने हैं? 10 यातायात सिग्नल है। उसके बाद में यहाँ पर कहा हुआ है कि ये लाइन आपके पहले सिग्नल पर 1 मिनट, दूसरे सिग्नल पर 2 मिनट, ऐसे करते हुए 10वें सिग्नल पर 10 मिनटों में रुकती है। तो कुल समय आपको ज्ञात करना है, बस इतना ही सवाल, मेन लाइन है यही। ठीक है, तो अपन इसको ज्ञात करेंगे सारे। तो पहले यहाँ पर अपन समांतर श्रेणी लगा लेंगे। ये क्या बन जाएगी? एक समांतर श्रेणी बन जाएगी और इसके अनुसार अपन सवाल करेंगे पदों के योगफल का। देखो पदों के योगफल पर एक ही सवाल आधारित है, बाकी आपको देखो और भी अपन सवाल करेंगे जिसमें अपने an वाला सूत्र लगेगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1d से भी कर सकेंगे दूसरे सवाल। तो ये एक सवाल है, इसको आप ध्यान से करिएगा। इसके बाद में इसका एक और टाइप का सवाल देखते हैं। इस तरह के भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो सवाल में दिया हुआ है, एक कार 3 मिनट में पहला, 6 मिनट में दूसरा और 9 मिनट में तीसरा यातायात सिग्नल पार करती है। यानी पहले सिग्नल को पार करती है 3 मिनट में, दूसरे को 6 मिनट में, तीसरे को 9 मिनट में। तो वह 13वां सिग्नल कितने समय में पार करेगी? 13वां सिग्नल पार करने में उसको कितना समय लग जाएगा? तो अपने को दिया हुआ है, एक कार पहला सिग्नल पार करती है बराबर 3 मिनट, दूसरा सिग्नल पार करती है 6 मिनट, तीसरा जो सिग्नल है वो पार करती है 9 मिनट। तो ये क्या बन गई? समांतर श्रेणी। देखो पहला सिग्नल पार करने में पहला पद यानी 3, दूसरा पद 6, तीसरा पद 9। ऐसे आपको क्या करना है? 13वां पद ज्ञात करना है।
यानी 13वां पद यानी 13वां सिग्नल पार करने में उसको कितना समय लगेगा, तो ये आपकी समांतर श्रेणी बन गई। ठीक है, तो इसके अंदर अपन लिख लेते हैं प्रथम पद a बराबर 3। दूसरा अपन क्या निकालते हैं, सार्वंतर, जो जिसको लिखते हैं d से, जो कितना है 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, यानी दूसरे पद में से पहला पद, तो ये आ गया 3। और यहां पर n का मान दे रखा है 13। आपको 13वां पद ज्ञात करना है, तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो पिछले वाले सवाल के जैसे ये सवाल उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिएगा, क्योंकि आपका ज्यादातर सवाल या तो समांतर श्रेणी पर पूछा जाता है या फिर त्रिकोणमितीय जो अनुपात है उसके ऊपर। तो यहाँ पर अपन मान रख देते हैं, अपने को मान ज्ञात करना है 13वें पद का, तो यहाँ 13, a का मान कितना है 3, 13वें पद का मान रखना है n की जगह 13 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 3, तो यह आ जाएगा 3 प्लस 13 में से 1 जाएगा 12 गुणा 3, यानी 3 प्लस 12 ये कितने हो गए 36, 36 और 3 कितने हो गए 39। तो यानी a13 बराबर 39, यानी वो 13वां सिग्नल पार करेगी 39 मिनट में। अतः कार 13वां सिग्नल पार करेगी बराबर 39 मिनट में। कितने मिनट में, 39 मिनट में। तो बहुत ही सिंपल सा, देखो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। फिर यहाँ पे या फिर एक और तरीका होता है जिसमें इस तरह से तो दिया होता है उसको सिग्नल पार करने में, जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, और कितने, यानी ऐसे दे देगा वो 60 मिनट में कितने सिग्नल पार करेगी। तो यानी आपको वहां पर an दे के भी n का मान पूछा जा सकता है। तो ये दो तरह के सवाल अपन इस तरह से कर लेंगे, तो इससे बाहर एग्जाम में आपके नहीं आने वाला सड़क सुरक्षा के अंदर, अगर समांतर श्रेणी से पूछा जाता है तो। इसके बाद में अपन देखते हैं सड़क सुरक्षा का जो दूसरा भाग है जिसमें से प्रश्न आते हैं, वो है आंकड़ों का संकलन। आंकड़ों के संकलन में महत्वपूर्ण 2 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न जो है ये है कि पीयूसी का पूरा नाम क्या है, तो प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र। प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र, इसका पूरा नाम होता है पीयूसी का। अच्छी तरह याद कर ले, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला। ठीक है, पीयूसी का पूरा नाम प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र। दूसरा प्रश्न है वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए कौन से प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, इस तरह से। तो कौन सा होता है, पीयूसी। इसका भी सेम ही आंसर है, पीयूसी यानी प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र की आवश्यकता। यानी वाहनों में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पीयूसी जो सर्टिफिकेट है, यानी प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रश्न है, हालांकि इसके ऊपर कोई प्रश्न पूछा नहीं गया है, ये 2 प्रश्न महत्वपूर्ण है। इस तरह से आपको ग्राफ देके इसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखते हैं किस तरह से प्रश्न। ये कुछ सालों के आपको सांद्रता, प्रदूषण की सांद्रता दी हुई है, यानी इस तरह से जो प्रदूषण हो रहा है किस किस से। कार्बन मोनोऑक्साइड, जो नीले कलर का ग्राफ बना हुआ है वो कार्बन मोनोऑक्साइड का है, ग्रीन कलर का बना हुआ है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है, और यानी नाइट्रोजन का है, और नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड का है रेड कलर वाला। तो आपसे किस तरह से पूछ सकते हैं, 1998 का, 99 का, 2000, 2001, 2002 और 2003 का ग्राफ दिया हुआ है। आपसे सिंपल सा प्रश्न इसमें से पूछा जा सकता है कि बताओ 2002 में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्रदूषण कितना था, कितना लेवल था। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये रहा, देखो नाइट्रोजन वाला 2000 में ये रहा। 2000 में पूछे या 2002 में, 2002 में पूछे तो ये यहां तक देखो, तो इसमें कितना है, लगभग 80 के करीब। कितना है, 80 के आसपास का ये है नाइट्रोजन इसका। इसी तरह कोई भी आपको वैल्यू किसी भी सन में पूछी जा सकती है। जैसे पूछा जा सकता है कि इसके अंदर जो देखो, इधर तो ये जो मान है ना, ये वाला ग्राफ, यानी ये वाली जो संख्या है वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, सल्फर और नाइट्रोजन का पूछे तब आपको इधर वाली संख्या देखनी है, और जब आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का पूछे CO2 का, तब आपको ये वाला मान बताना है। यानी आपसे पूछे सन 2001 में कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रदूषण कितना था, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में इधर वाली मान देखना है, क्योंकि इधर लिखा हुआ है देखो कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका जो मान है कौन से में, सन 2001 में, तो 2001 में लगभग इसका मान है 6000। कितना है, 6000। तो इसका न्यूनतम जो प्रदूषण है वो 6000 है। इस तरह से आपको 3-4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 2 वर्षों का अंतर पूछा जा सकता है। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड में 2003 में और 1998 में कितना अंतर आया है। तो यहां पर तो देखो कितना है, लगभग यहां पे अपन देखें कार्बन मोनोऑक्साइड का तो 5500,
लगभग 5500 है। और अभी जो है लगभग ये 2800 के करीब है, 2800। इसमें से घटा देंगे तो अपने पास मान आ जाएगा, यानी 0, 0, 7 और 2, यानी 2700 जो मान है इसका कम हुआ है। तो इस तरह से आप इसके पर्सन पूछे जा सकते हैं, आपको ये ग्राफ के पर्सन इस तरह से आधारित होंगे। तो ये था आंकड़ों के संकलन पर आधारित पर्सन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 ही पर्सन हैं। इसके बाद देखते हैं इसका सबसे इंपॉर्टेंट भाग, यानी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। यानी इसमें से आपके पर्सन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, यानी इसी में से आपके लगभग एग्जाम में अभी तक इसी पर ही पर्सन आया है। तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा। ये देखो ये किस प्रकार का आपको पर्सन देता है और किस प्रकार आपको इसको हल करना है। देखो दिया हुआ है एक सीधे व 12 मीटर ऊंचे पॉल के शीर्ष से, यानी अपन इसका चित्र बनाए तो कुछ इस तरह से बनेगा। यानी 12 मीटर ऊंचा एक पॉल है, ठीक है, इस तरह से लगा हुआ है। शीर्ष से एक सीसीटीवी कैमरा लगा है, इसके ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है, ताकि पॉल के शीर्ष से 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे यातायात देखा जाए। दूर दृष्टि रेखा कौन सी होती है? इसको कहते हैं दूर दृष्टि रेखा। ये है दूरदृष्टि रेखा, यानी इससे आप बाहर इसके यातायात दिखेगा। यानी कैमरा इस तरह से लगा हुआ, एकदम बिल्कुल नीचे तो दिखेगा नहीं कैमरे से, ये इस दूरी को आगे से और इस दूरी, इतनी दूरी इधर से देख सकता है। इसके बाद क्या है, इस स्थिति में पॉल के पास से वह दूरी जिससे आगे यातायात दिखाई देगा, पॉल के पास से वह दूरी, यानी ये पॉल के पास ये रहा और इससे ये दूरी, इससे आगे का यातायात आपको दिखाई देगा। तो ये दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो इसके लिए देखो आपको ये पता है ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो अपन पाइथागोरस प्रमेय लिखा के ये कौन सा हो गया, इसका लंब, ये हो गया कर्ण। तो ये अपन निकाल सकते हैं। ये इसकी ऊंचाई दे रखी है 12 मीटर और ये दूरदृष्टि दे रखी है 13 मीटर। देखो आपको दिया हुआ है 12 मीटर ऊंचा है पॉल और जो दूरदृष्टि रेखा है वो 13 मीटर है, तो ये 13 मीटर होगी। तो ये अपन निकाल सकते हैं। अब देखो तो इसको करते हैं, अपन इसका नाम दे देते हैं A B C। तो यहां पर इसको हल करें। पॉल की ऊंचाई AB बराबर 12 मीटर, दूरदृष्टि रेखा यानी AC बराबर 13 मीटर। अब अपने को निकालना है जहां से दूर, इसके देखो पॉल के पास से वह दूरी जिसके आगे यातायात दिखाई देगा। तो अपन लगाते हैं इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, अपन देखो ये निकालते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अपने को क्या निकालना है, इसका आधार निकालना है। क्या निकालना है, आधार। तो आधार इसका है BC, अपने को BC का मान निकालना है। तो देखो यहां पर अपन मान रखे तो आधार ये है, इसको इधर रखते हैं, इसको इधर लाएंगे तो आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, क्योंकि लंब को इधर लाएंगे तो माइनस का। अब मान रख दो, ये 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, याद आएगा इधर BC का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 और इसका होता है 144। इसमें से जाएंगे तो कितना आ जाएगा 25। BC स्क्वायर बराबर 25, तो BC का मान कितना आ जाएगा √25, यानी √25 का मान हो गया BC बराबर 5 मीटर। यानी वह दूरी जिससे आगे यातायात दिखाई देगा वो कौन सी है, 5 मीटर जिससे आगे यातायात दिखाई देगा। यानी पॉल के पास से 5 मीटर दूरी से आगे यातायात दिखाई देगा। ठीक है, पहला अपने सवाल यहां पर हो चुका है, ये अपने किया है पहला इसका भाग। अब देखो दूसरे भाग में क्या कह रहा है, यहां पर थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। पॉल के चारों ओर अदर्शनीय वर्त का क्षेत्रफल, यानी इसके एक वर्त बनेगा, देखो कुछ इस तरह का। ठीक है, इस वर्त के चारों ओर यानी क्षेत्र ज्ञात करो। यानी आप देखो कैमरा यहां लगा हुआ है तो इसके इस तरफ से ऐसे घूमेंगे तो चारों तरफ क्या होगा, एक वर्त बनेगा जिसके अंदर वाला भाग आपको दिखाई नहीं देगा, मतलब अदर्शनीय क्षेत्र है। यानी पॉल के बिल्कुल नीचे वाला भाग आपको दिखाई नहीं देगा। ये सामने बिल्कुल नीचे एक वर्त बनेगा रोड के ऊपर, उस पर नहीं दिखाई देगा। तो आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये क्या है, एक वर्त है और वर्त के लिए
तो अदर्शनीय वर्त की त्रिज्या, त्रिज्या कौन सी है, जो अभी अभी भुजा निकाली वही इसकी क्या है त्रिज्या, तो 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 मीटर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल यानी अदर्शनीय वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। मान रख दो पाई का मान 22/7 इंटू 5 इंटू 5, चाहे तो 22/7 भी रख सकते हो या फिर अपन इसका कितना रख सकते हैं मान 3.14। इसको आपस में गुणा कर लेते हैं, देखो कितना आएगा, 22 को 25 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50, 550/7, 550/7 इसका मान आ गया। अब अपन इसका 7 का भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 7 7 49 होता है, 49, 6 बचा, 7 8 होता है 56, 4 बचा, यह आ जाएगा इसका मान, यहां पर बचा 5, 56, 56 में 4 बचा 35, 5 7 7 49, ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका क्षेत्रफल यानी अदर्शनीय वर्त का क्षेत्रफल। अब इस एक सवाल से आपका कोई भी सवाल आ जाए कैसे करना है इसी तरह का, देखो आपको एक तो दे रखा होगा इसकी ऊंचाई, ठीक है, आपको दे रखा होगा दूरदृष्टि रेखा जो इसका कर्ण होता है। दूरदृष्टि रेखा क्या होता है कर्ण, यानी सबसे पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा लेनी है और आपको क्या करना है उसका आधार निकाल लेना है। ठीक है, कई बार हो सकता है इतना ही प्रश्न पूछे, ये दूसरे वाला भाग पूछे ही नहीं, पोल के पाद से वह दूरी जिसके आगे यातायात दिखाई नहीं देगा, आपको इतना ही पूछ ले तो आपको सिर्फ इतना ही सवाल करना है, ये लाइन लिखनी है, बस इतना ही हो जाएगा। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि चारों तरफ अदर्शनीय वर्त का क्षेत्रफल, कभी कभी ये नहीं पूछता, सीधा ये पूछेगा आपको अदर्शनीय वर्त, तभी भी आपको ये पहले त्रिज्या के लिए ये निकालना पड़ेगा। अब आपने क्या किया, ये निकाल लिया, यहाँ पे अदर्शनीय वर्त का क्षेत्रफल आपने निकाल लिया। अब तीसरे में क्या है, तीसरा देखो अपने को इससे करने की जरूरत नहीं है कि अपन इसका मान निकालेंगे, सीधा दिया हुआ है क्या सीसीटीवी कैमरा यातायात चेतना प्रबंधन में उपयोगी है, क्या ये सीसीटीवी कैमरा उपयोगी है यातायात में, तो लिखेंगे हाँ ये उपयोगी है। और क्यों है, क्योंकि क्या है इससे क्या होता है, कोई भी आसपास क्षेत्र में कोई भी दुर्घटना होती है या कोई भी यहाँ पर यातायात नियमों का पालन नहीं करता है तो उसको अपन कैमरे में देखकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, ये आपको इसके अंदर लिखना है। तो इस तरह से ये जो प्रश्न है सारे इसी तरह के पूछे जाएंगे और अभी तक इसी तरह के ही पूछे गए हैं। आप किसी भी साल का पीछे का पेपर उठा के देख लो, उसमें सारे इसी तरह के प्रश्न आए हुए हैं। तो आपको इसके अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है इस सवाल की। इसके बाद अपन देखते हैं इसका जो अगला भाग है, दो चर राशियों पर आधारित समस्याएं। इसके कुछ सवाल देखते हैं जो दो चर राशियों पर आधारित है, उसके देखो सवाल देखते हैं। तो देखो सवाल दिया हुआ है, यहां पर दो अपने सवाल महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण ये देखो सूत्र भी है, सूत्र है रुकने की दूरी का सूत्र क्या होता है, प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। देखो रुकने की दूरी मतलब कोई गाड़ी, एक गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी जा रही है, ठीक है, कोई भी वाहन हो सकता है, जैसे एक कार के पीछे मान लो दूसरी कार जा रही है, तो रुकने की दूरी मतलब एकदम से मान लो सामने वाला ब्रेक लगा दे तो वो रुकने की आपकी कितनी दूरी है, तो वो दूरी होती है प्रतिक्रिया दूरी। प्रतिक्रिया मतलब जब तक अपने दिमाग में है कि सामने वाली गाड़ी रुक चुकी है, आप क्या करेंगे, पहले प्रतिक्रिया लेंगे, अपने शरीर में कोई क्रिया करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, अवरोध दूरी यानी ब्रेक लगाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ब्रेक लगाते गाड़ी वहीं रुक जाएगी, थोड़ी सी दूरी आगे जाएगी। तो आपकी गाड़ी इतनी दूर होनी चाहिए कि आप प्रतिक्रिया दूरी और जो अवरोधक दूरी है उस दोनों से आपके मिला के ज्यादा दूरी होनी चाहिए रुकने की, तब आप सामने वाली गाड़ी से जाके मतलब उसके पीछे गया के आप टक्कर नहीं लगाएंगे। तो ये जो सूत्र है बहुत महत्वपूर्ण है, रुकने की दूरी बराबर प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी, रुकने की दूरी बराबर प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। इसके बाद देखो एक सवाल दिया हुआ है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है, इसको थोड़ा सा अच्छी तरह समझिएगा। जो आपने बात की थी कि गति की प्रथम समीकरण और चाल बराबर दूरी बटा समय, वो इसमें अपन काम में लेके देखते हैं। एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, यानी कार की प्रारंभिक चाल आपको दे रखा है, कार का प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब आपको यहाँ सवाल में देखो 50 किलोमीटर प्रति घंटा ना, इसको चेंज करने के लिए अपन इसको किलोमीटर की जगह मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। ये 50 किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं 1000 की गुणा, और साथ में ये बट्टे में घंटे हैं तो इसको चेंज करने के लिए 60 × 60। अब ये सेकंड में चेंज हो गया। अब ये है मीटर प्रति सेकंड के अंदर, इसको काट के हल कर लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो, 2 के पाड़े से 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 के पाड़े से 2 तिया 6, 25, 25 को इससे गुणा करेंगे तो अपने पास आ चुका है 125/9 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में यहां पर बदला है। ये क्या है प्रारंभिक वेग, जिसको अपन लिखते हैं u से। उसके बाद में दे रखा है रुकने की दूरी 40 मीटर, रुकने की दूरी 40 मीटर। साथ में दे रखा है मंदन की दर, मंदन की दर 4.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ये मंदन क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक होता है त्वरण, एक होता है मंदन। देखो त्वरण का मतलब क्या होता है, आपने स्कूटी बाइक वगैरह चलाया होगा, जब उसकी रेस बढ़ाते हैं तो लगातार स्पीड में क्या होता है वृद्धि होती है, स्पीड बढ़ती है, तो इसका मतलब त्वरण बढ़ रहा है। फिर एक निश्चित स्पीड से गाड़ी चलती है, इसका मतलब कोई त्वरण में परिवर्तन नहीं हो रहा है, उस समय त्वरण क्या होता है 0। फिर आप क्या करते हैं रेस को वापस धीरे करते हैं तो गाड़ी की स्पीड कम होती है, लगातार क्या होती जाती है कम होती जाती है, तो वो ऋणात्मक त्वरण कहते हैं या फिर उसको मंदन भी कह सकते हैं। ऋणात्मक त्वरण या मंदन कहते हैं। देखो ट्रेन जैसे है, मान लो ट्रेन एक स्टेशन से रवाना होती है, पहले रुकी हुई धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती है 10, 20, 30, 40, 50, 60 तक बढ़ने के बाद में फिर वो लगातार 60 की स्पीड से चलती है। तो जब तक उसकी स्पीड 0 से लगा के 60 की स्पीड तक बढ़ी है तो लगातार त्वरण बढ़ा है। अब जब उसकी 60 की स्पीड होगी, अब लगातार ट्रेन 60 की स्पीड से चल रहा है, तब कोई भी त्वरण में परिवर्तन नहीं हो रहा, उस समय त्वरण क्या है 0। अब दूसरा स्टेशन जब भी आने वाला होगा ट्रेन स्पीड अपनी धीरे करेगी, 60 से 50, 50 से 40, 30, 20, 10, 0। तो अब क्या हो रहा है त्वरण कम हो रहा है, तो त्वरण कम होता है तो वो त्वरण होता है माइनस के अंदर, जिसको अपन क्या कहते हैं मंदन भी कहते हैं। तो यहाँ पे अपने को त्वरण का मान जो रखना है, इसको अपन -4 की जगह अपन रख सकते हैं। तो ये क्या आएगा मंदन की दर है तो इसको माइनस में रखेंगे। ये किसका मान है a का मान। त्वरण को किससे लिखते हैं मंदन की दर है जिसको अपन लिखते हैं a से, जिसका मान है ये। अब देखो गति की प्रथम समीकरण से, गति की प्रथम समीकरण से देखो v बराबर होता है u प्लस at, ये आपने लिखा था। अब यहां पर इस सवाल के अंदर देखो अंतिम वेग, अंतिम वेग को लिखते हैं v जो कितना है 0। अब ये कह रहा है गाड़ी वहां पर पहुंचने कर क्या हो जाती है रुक जाती है। गाड़ी क्या हो गई अंतिम वेग मतलब रुक गई तो 0 हो गया, तो अपन मान रखते हैं v की जगह 0, u की जगह कितना है देखो अभी ये निकाला था आपने 125/9 प्लस a का मान कितना है -4.4 और t का मान अपने को ज्ञात करना है। अब इसका पक्षांतर करते हैं तो सबसे पहले एक इसको इधर लाते हैं, तो माइनस का 125/9 बराबर माइनस का 4.4 गुणा t। अब अपने को क्या करना है t का मान निकालना है। t का मान निकाल, t को इसका इधर लाओ 4.4 को इधर लाओ, तो t बराबर हो जाएगा 125/9 इंटू 4.4, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, एक माइनस भाग में एक गुणा में। ये देखो 4.4 इधर आएगा तो भाग में माइनस का 125/9 बढ़ा हुआ था। अब इसको अपन हल कर लेते हैं 125, ठीक है। इसको अपन क्या करते हैं यहां से काट के इसके ऊपर 10 लगा देते हैं। अब ये 2 के पाड़े से काट सकते हैं अपन, 22 दूनी 44, 5, 25 को 105 से गुणा करेंगे तो 5 को 125 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 625, और 9 को 22 से गुणा करेंगे 22 9 में होता है 198। 198 में 625 में 198 का भाग करेंगे तो अपने पास आएगा लगभग 3.16, और इसको अपन लगभग कितना लिख सकते हैं 3, ये समय है और समय किस में है सेकंड में,
तो क्या आ जाएगा, लगभग 3 सेकंड। देखो दोबारा से सवाल को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है आपको। पहले देखो आपको दे रखा है कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी ये प्रारंभिक वेग है, कार इस वेग से अभी चल रही है, ठीक है। यदि रुकने की दूरी, बाद में कार जाके रुक जाती है 40 मीटर दूरी पर, और मंदन की दर 4.4 मीटर प्रति सेकंड है, सेकंड स्क्वायर है, तो पहुंचने में लगा समय आपको ज्ञात करना है। इस 40 मीटर दूरी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा वो। तो सबसे पहले आपको कार का प्रारंभिक वेग यानी u का मान दे रखा है। जो गति की समीकरण अपन काम में लेते हैं, v बराबर u प्लस at, ये है u प्लस at v बराबर, तो ये होता है अंतिम वेग, अंतिम वेग ये होता है प्रारंभिक वेग जो आपने निकाला है, ये रहा प्रारंभिक वेग। बस वेग को किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने का दो तरीके हैं, या तो 1000/60 इंटू 60 की गुणा करो, दूसरा तरीका इसको ही काट लेते हैं तो ये बन जाता है 5/18, चाहे 5/18 की गुणा कर दो, दोनों एक ही बात है, क्योंकि इसको काटोगे तो ये 5/18 ही बनेगा। देखो ये इसका काटा 3, ये 5, ये 5 और 6 दिए 18, इस तरह से। तो यहाँ पर हमने 1000/60 इंटू 60 की गुणा करके इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिया। अब अपने को क्या करना है, रुकने की दूरी, मंदन और ये मान दे रखे हैं, अपने को लगाना है गति की प्रथम समीकरण और उसके अंदर मान रख के और अपने को टी का मान निकाल लेना है। तो टी का मान आएगा लगभग 3 सेकंड। तो ये था इसका एक और महत्वपूर्ण सवाल। इसके बाद और प्रकार के अपन इसके आगे सड़क सुरक्षा के प्रश्न देखते हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये जो दोनों प्रश्न लिखे हुए हैं आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा बार आए हुए हैं। ये जो प्रश्न है पहला इसमें लिखा हुआ है, ये तो आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, सिर्फ इसमें संख्या चेंज होती है और इसी प्रकार का आपका प्रश्न पूछा जाता है। और ये भी प्रश्न आपको कई बार पूछे जा चुके हैं। देखो ये दोनों प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न देखो, एक नगर में टैक्सी किराया पहले किलोमीटर का 5 रुपए, यानी 1 किलोमीटर का 5 रुपए फिक्स है, उसके बाद में प्रत्येक किलोमीटर का किराया 3 रुपए है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और किराया y हो तो इसे समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी आपको इसकी समीकरण बनानी है। अपन इसके दो तरीके देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। पहला तरीका है यहां पर पहले किलोमीटर का किराया कितना है, 5 रुपए, ठीक है। प्रत्येक किलोमीटर का 3 रुपए, ठीक है। कुल दूरी x, कुल किराया y, ये दे रखा है। ये कुल दूरी x है और कुल किराया y। इसको समीकरण के रूप में देखो कैसे बनाएंगे। तो ध्यान रखिए, पहले मैंने पहले किलोमीटर का किराया लिख दिया अभी 5 रुपए, 1 किलोमीटर का 5 रुपए। उसके बाद में देखो कुल दूरी कितनी थी, x में से 1 तो अलग कर दिया, अब पीछे कितना बचा, x माइनस 1। यानी मान लो आप 10 किलोमीटर जा रहे थे, 10 में से 1 तो किलोमीटर का किराया ये हो गया 5 रुपए, उसके बाद 9 किलोमीटर तो बचे। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, x माइनस 1 और प्रत्येक किलोमीटर का किराया 3 रुपए, कुल किराया y। अब आपको क्या करना है, यहाँ 5 की जगह 5, यहाँ 3 के अंदर गुणा करा देंगे तो 3x माइनस 3 बराबर y। अब देखो 3 में से 5, 5 में से 3 जाएंगे तो 2, और मैंने यहाँ पक्षांतरण भी कर दिया, y को इधर लाएंगे तो माइनस का y, 5 में से 3 जाएंगे तो प्लस के 2 बराबर क्या बचा, 0। ये अपनी समीकरण बन गई जो आपको बनानी थी। देखो बहुत ही आसान से तरीके से आप समीकरण बना सकते हो, बस आपको ये 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। इसी तरह दूसरा तरीका इसका देखें तो दूसरे तरीके में आपको क्या करना है, समांतर श्रेणी का उपयोग करना है। समांतर श्रेणी में देखो पहले किलोमीटर का 5 रुपए, इसका मतलब a बराबर है 5। उसके बाद में दे रखा है प्रत्येक किलोमीटर 3 रुपए, यानी 3-3 बढ़ता है तो मतलब d का मान कितना हो गया, 3, ठीक है। आपको दे रखा है कुल तय की गई दूरी, दूरी कितनी है, x किलोमीटर, यानी कुल पद जो है वो है x, और अंतिम पद यानी किराया कितना है y, तो an का मान क्या हो जाएगा y, यानी an मतलब किराया कितना है y। अब आपको समांतर श्रेणी का सूत्र लगाना है सीधा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह y, a की जगह 5 रुपए पहला किराया लगता है, n माइनस 1 मतलब x माइनस 1, n का मान कितना है x माइनस 1 और d की जगह 3। बस आपको सीधा सा हल करना है, 3 को x से गुणा करेंगे 3x, 3 को इससे करेंगे माइनस का 3,
वही बात होगी, देखो y की जगह y बराबर 5 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 + 3x। इसका समीकरण बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, देखो 3x इधर पड़ा है, y को इधर लाएंगे, y को इधर से इधर ला रहे हैं तो माइनस का y प्लस का 2 बराबर 0। तो दोनों तरीके ही आप कर सकते हो, बस आपको चीजें ध्यान रखनी है। ये चीजें, इस समीकरण किस तरह से बनाना है, यहाँ पे x - 1 करना है। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर तो ये चल चुका है, पहले किलोमीटर का तो 5 रुपए फिक्स है ना, उसके बाद में जो किलोमीटर चलते हैं उसका किराया 3 रुपए है। इसके बाद में ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि यातायात संकेतों में लाल बत्ती का यानी लाल सिग्नल की ज्यामिति आकृति लिखिए, यानी उसकी आकृति कैसे होती है। जो अपने रोड सिग्नल देखते हैं इस तरह से खंबे पे लगे होते हैं, 3 लाइटें लगी होती है, ठीक है। एक होता है लाल कलर की, एक पीली कलर की और एक हरे कलर की, ठीक है। आपने देखी होगी, क्या ये आपने को अपने गौर से देखा ही नहीं, क्या वो ये जो कलर होता है ये वर्त का आकार होता है? नहीं, इसका जो कलर सॉरी आकृति जो होती है वो अष्टभुजाकार होती है। कैसी होती है? अष्टभुजाकार। अष्टभुजा मतलब इस तरह से 8 भुजाओं से बनी आकृति। ये 8 भुजाएं देखो, 1 2 यहाँ 3 4 5 6 7 8 भुजाओं से बनी होती है, इसलिए इसको अष्टभुजाकार कहते हैं। ये बहुत ध्यान से प्रश्न, बाकी आपको पता ही है लाल कलर का मतलब क्या होता है, लाल बत्ती होना, इसका मतलब आपको रुकने का कहा जाता है। पीले कलर की मतलब इंतजार करें, और हरे कलर का मतलब होता है आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके प्रश्न, अगर आप इन प्रश्नों का, ये जो प्रश्न सारे बताएं, आप सड़क सुरक्षा के अंदर इतने प्रश्न कर लेते हैं तो आप एक भी प्रश्न इसमें से बाहर नहीं आने वाला। अब विश्वास कीजिएगा कि इसमें से आप सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा क्या चेंज हो सकता है, सिर्फ मान चेंज किया जा सकता है। समांतर श्रेणी में आपको वही प्रश्न बताए हैं, वही करने हैं उसी तरह के। आपको जो त्रिकोणमिति में जो सवाल बताए हैं बस उसी के करने हैं। आप मान अलग वहां पर पूछा जा सकता है, बस मान चेंज किया जा सकता है वहां पे, और इस सवालों में भी आपको संख्या बस बदलकर, सवाल का तरीका वही है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप सड़क सुरक्षा में 4 के 4 नंबर आसानी से ला सकें। तो ये थी पूरी सड़क सुरक्षा के साथ में आपकी पूरी गणित। उम्मीद है आपको अच्छे से गणित आपकी समझ में आ गई होगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। एक कमेंट आपको पूरी गणित के लिए जरूर करना है, और आपने एक बेस्ट कमेंट लिख के देखना है कि आपने इस गणित को किस तरह से समझा है। आपका जो बेस्ट कमेंट होगा उसको, जो मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट लगेगा उसको पोस्ट के अंदर डाल के सबको दिखाया जाएगा, और साथ में ही आपको ये पूरी गणित अच्छे से समझ में आई या नहीं आई, आपको इससे कितनी मदद मिली, कितनी आपसे इससे हेल्प हुई, वो भी लिखकर जरूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो, ये गणित और ये जो प्रश्नावली अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।